अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है मेरा नाम से शाजिब अली है। आज हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का सवाल सॉल्व करना है। सही है, मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसिड सिखाया था। सही है, अब यहाँ पे हमने करना है क्या है, कॉस्ट को भी कंप्यूट करना है और डेप्रिसिएशन के जो हमने मेथड सीखे थे चार, उनमें से किसी एक मेथड या फिर किसी दो मेथड के ज़रिए हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है। सही, अब एक सवाल सेकेंड ईयर के पेपर में आया था 2019 में, ये सवाल आ चुका है। अब उस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायर ए कंप्यूट कॉस्ट ऑफ एन एसिड्स, रिक्वायर बी कंप्यूट द डेप्रिसिएशन या फिर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ एसिड्स। सही है, तो ये जो सवाल आपके पास पीछे लिखा हुआ है ये एक बोर्ड के अंदर है, यानी कि एग्जाम्स के अंदर आने वाला सवाल था ये, जो 19 में आया था। अब सवाल में पढ़ता हूँ, सवाल को देखिएगा सवाल किस तरीके से था। ये यहाँ पर ये बोला है इबाद कंपनी परचेज मशीन। इबाद कंपनी वाले एक मशीन को परचेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताएं क्या मशीन इज नॉन करंट एसिड्स। लाजमी नॉन करंट एसिड्स है क्योंकि इसकी यूजफुल लाइफ मोर देन यूजफुल लाइफ या फिर इसको हम अपने पास यूज़ के अंदर मोर देन 1 ईयर में यूज़ में रखेंगे। तो ये आपके पास नॉन करंट एसिड्स है, इसके ऊपर क्या चार्ज होना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होना है। सही है, विद द लिस्ट प्राइस 2 लाख, यानी कि जब इबाद कंपनी वाले इस मशीन को परचेज करने गए थे, इस मशीन के ऊपर क्या प्राइस लिखी थी, 2 लाख। फिर इबाद एंड कंपनी वालों ने सप्लाई या फिर सेलर से क्या करी, बार्गेन करी, अच्छी खासी बार्गेनिंग करी, और बार्गेन करने के बाद इनको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। और कितने का मिला, 5% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको बताया था ऐसा डिस्काउंट जो बार्गेन के ऊपर दिया जाता है, कितने का मिला है, 5% का इनको डिस्काउंट मिला है। एंड कैश डिस्काउंट 3% ऑन अप्रैल 1 2016, यानी कि ये मशीन का परचेज करने गए थे अप्रैल 1 2016 के ऊपर। सही है, अच्छा इनको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला। फिर जो सेलर था उसने एक बात बोली, यार आप मुझे इतनी स्पेसिफिक डेट के अंदर अगर आप पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको मज़ीद डिस्काउंट दूंगा, और उस वो डिस्काउंट कितना देगा आपको, 3%। ऐसे डिस्काउंट को बोला जाता है कैश डिस्काउंट। तो उसने कितना डिस्काउंट आपको दिया, 3%। अच्छा, अब इबाद कंपनी वालों ने करा क्या, द कंपनी मेड द पेमेंट ऑन अप्रैल 10 2016 विद इन डिस्काउंट पीरियड, यानी कि जो सेलर ने इनको पीरियड दिया था, यानी कि इतने टाइम के अंदर अगर आप मुझे पेमेंट करेंगे तो फिर मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। इबाद एंड कंपनी वालों ने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, और जो 3% का कैश डिस्काउंट था वो भी इनको मिल गया। अभी हम सिर्फ सवाल पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, सवाल इंतहाई आसान था। अच्छा आगे, बिसाइड द फॉलोइंग पेमेंट मेड इन दिस रिगार्ड, बोले पेमेंट से हटके कुछ और एक्सपेंस करें इस एसिड के ऊपर। वो एक्सपेंस क्या क्या करें भाई, पहले तो इन्होंने इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट करवाई है ₹10,700 की। अब आप मुझे एक बात बताएं, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? दिस इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक ऐसा एक्सपेंस है जो एसेट के ऊपर पे होगा, एक बार पे होगा, ना तो बार बार पे होगा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मुझे इसको क्या बनाना है, कॉस्ट का पार्ट बनाना है। सही है, फायर इंश्योरेंस वाज पेड। अब भाई फायर इंश्योरेंस करवाइए, लेकिन ये बताएं फायर इंश्योरेंस क्या उस एसेट के लिए करवाई है या तमाम एसेट्स के लिए करवाई होगी या फिर पूरी इंडस्ट्री के लिए करवाई होगी? पूरी इंडस्ट्री के लिए लाजमी करवाई होगी, क्योंकि ये है फायर इंश्योरेंस ऐसा एक्सपेंडिचर जो बार बार पे होगा, हर बार पे होगा, इस वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं करवाएंगे कॉस्ट ऑफ एसिड के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे तीसरा नाम लिखा हम इन्होंने पेमेंट करी फ्राइडे की। अब भाई ये फ्राइड एंड क्या होता है, यानी कि शिपिंग कॉस्ट होगी आपके पास, यहाँ इसकी बात कर रहा है फ्राइड एंड कॉस्ट है, इसको भी हमने क्या करवाना है, कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करवाना है, क्योंकि ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो बार बार पे नहीं होगा, उसी एसेट के ऊपर सिर्फ एक बार पे होगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस, अब एक बार बताएं भाई, क्या कोई ऐसे मशीन बार बार इंस्टॉल होगी, एक ही दफ़ा इंस्टॉल होगी? इस वजह से ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो एक दफ़ा उस एसिड के ऊपर लगेगा बिफोर यानी कि उसके एसिड को काम करने से पहले। तो वहाँ पे जो मैंने आपको 2 डेफिनेशंस लिखवाई थी, ऐसे एक्सपेंडिचर जो एसिड्स के ऊपर लगे अनलेस एसिड अपनी यूजफुल कंडीशन में ना आ जाए। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐसा एक्सपेंडिचर है जो मशीन के ऊपर लगेगा, कब लगेगा, जब तक एसिड अपनी यूजफुल कंडीशन में ना आ जाए। इस वजह से हमने इसको भी कॉस्ट का पार्ट बनाना है। सही है, अब यहाँ पे जो फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इन्होंने करवाएं, इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सपेंडिचर है जो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, उसका नाम है इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। अब यहाँ पे एक बात आप डट्टा मान लें कि फायर इंश्योरेंस इज़ ऑलवेज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन
एसेट्स। सही है। अच्छा, आगे ये बोला है कि कंपनी एस्टिमेट, यानी कंपनी ने अंदाज़ा लगाया। तो भाई हमने एक बात पढ़ी थी पहले से, ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी एक एस्टिमेट है, कॉस्ट भी एक एस्टिमेट है, और जो सेल्वेज वैल्यू होगी वो भी एस्टिमेट होगी ना। तो यहाँ पर वो यही बात बोल रहा है, कंपनी एस्टिमेट द सेल्वेज वैल्यू ₹10,000। भाई कंपनी बोल रही है हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस एसेट को अगर हम 5 साल यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, फिर हम इसको अगर मार्केट के अंदर सेल करेंगे तो हमें कितने रुपये वापस मिल जाएंगे? 10,000। अब ये आपके पास सवाल था, सही, सेक्शन सी के अंदर आया, इतना आसान सवाल। रिक्वायर्ड क्या है? कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन और अप्रैल 1, 2016। हमने करना क्या है पहले भाई? कॉस्ट ऑफ एसेट को कंप्यूट करना है, जो कि 1 अप्रैल। अब यहाँ पे 1 अप्रैल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई हमने 1 अप्रैल को तो परचेज करी, इस वजह से कॉस्ट ऑफ एसेट भी 1 अप्रैल को निकलेगी। निकालते हैं। सही, अब हम सवाल को सॉल्व करने आ रहे हैं। इसकी रिक्वायरमेंट नंबर ए, पहली रिक्वायरमेंट को सॉल्व करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एंड एसेट्स को। तो यहाँ पर मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। सही है। अब करना किस तरीके से? जो मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट की कैलकुलेशन के हवाले से वीडियो थी, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आपको लिस्ट प्राइस को भी अपने पास लिखना है, क्योंकि हम सब तमाम चीज़ें दिखाएंगे कि लिस्ट प्राइस इतनी थी, फिर हमें गेम डिस्काउंट मिला, फिर हमने एक अर्ली पेमेंट करी, फिर और डिस्काउंट मिला, फिर हमने उसके ऊपर एडिशनल एक्सपेंडिचर्स करे, तमाम चीज़ें दिखानी है। यानी कि हमने अपने ऑनर को तमाम बातें बतानी है, ये समझ लें भाई। तो यहाँ पर आते हैं भाई, सबसे पहले आप ये बताएं, लिस्ट प्राइस, यहाँ पे टैग प्राइस क्या थी? लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन। सवाल में गिवन है आपके पास लिस्ट प्राइस थी मशीन की 2 लाख। सही है सर। 2 लाख किसकी लिस्ट प्राइस थी, हमने बार्गेन करी, अच्छी बातचीत बनाई, हाँ हमें उस सेलर ने क्या करा? डिस्काउंट दिया। अब यहाँ पे ये बोला है कि ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है 5%। तो हमने करना ये है कि ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस में से क्या करवा देना है? माइनस करवा देना है। तो हम लेस करवाएंगे ट्रेड डिस्काउंट। अब सर ये ट्रेड डिस्काउंट जो 5% गिवन है, ये 5% किसके ऊपर निकलेगा? भाई ये निकलेगा आपके पास लिस्ट प्राइस के ऊपर। तो 2 लाख का 5% होता है आपके पास 10,000। तो आपने करा ये कि 2 लाख में से 10,000 को माइनस करा, कितना बच गया? 1,90,000। अब आप इस एसेट को खुशी खुशी क्रेडिट के ऊपर अपने बिजनेस के अंदर लेकर जा रहे हैं भाई। अब जब आप लेकर आए तो उसने आपको एक इनवॉइस पकड़वाई और क्या बोला? भाई 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दें, हम आपको मज़ीद डिस्काउंट देंगे, उसका नाम होगा कैश का डिस्काउंट, और ये जो डिस्काउंट दिया जाएगा इसका परसेंटेज होगा, इसका रेट होगा 3%। अब इबाद इन कंपनी वाले सोच रहे हैं भाई अगर हम 10 उसके बाद पेमेंट करें, 10 डेज़ के बाद पेमेंट करें, 190 पे करने पड़ेंगे, और अगर हम जल्दी पेमेंट कर देंगे तो 3% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बेहतर है भाई, पैसे तो बाद में भी देने और अभी भी देने, बेहतर है हम डिस्काउंट लेकर फिर पैसे दे दें। सही है। अब ये जो 1,90,000 आपके पास बचा हुआ है, इसको बोला जाता है इनवॉइस प्राइस। सही, यानी कि इनवॉइस के ऊपर ही लिखिए। अब इबाद इन कंपनी वालों ने क्या करा? और जल्दी पेमेंट कर दी विद इन द डिस्काउंट पीरियड और इस सवाल के अंदर गिवन था। अच्छा, अब हमने करना ये है कि लेस करवा देना है। किसको लेस करवाना है? कैश डिस्काउंट को। अब सर कैश और डिस्काउंट तो आपके पास 3%। अब ये होता है 3% किसके ऊपर चार्ज होगा? लिस्ट प्राइस के ऊपर या फिर इनवॉइस प्राइस के ऊपर? ये बताएं आपको पेमेंट कितनी करनी थी? 2 लाख या 190? 190 ना। तो जो मज़ीद वो आपको डिस्काउंट देगा वो 190 के ऊपर देगा। अगर उसने 2 लाख के ऊपर दिया तो आप बोलेंगे सर ये क्या चल रहा है, पहले 5% दिया फिर 3%। नहीं, 190 के ऊपर आपको मज़ीद दिया जाएगा, यानी कि इनवॉइस प्राइस के ऊपर दिया जाएगा। तो 190,000 का अगर आप 3% कैलकुलेट करेंगे तो वो बनता आपके पास 5,700। अब हमने इनवॉइस प्राइस में से भी डिस्काउंट को माइनस करा तो आ गया आपके पास
1,84,300। अब सर ये 1,84,300 वो अमाउंट है जो आपकी जेब से अभी जाने वाले हैं। किसको जाएंगे? अभी अभी सेलर को जाएंगे। ये मैं ये नहीं बोला कि भाई इतने का आपको पड़ गया, वर्ड के ऊपर ध्यान दें, पड़ गया, अभी इतने का नहीं पड़ गया। ये वो पैसे हैं जो आप अपनी जेब से देंगे, सारे डिस्काउंट निकाल के किसको देने? सेलर को। अब एसिड आपके इंडस्ट्री के अंदर नहीं आया, यानी कि ऐसी ये समझे कि मशीन आपकी कंपनी के अंदर आकर काम करने स्टार्ट नहीं कर दी, आपकी मशीन ने अभी नहीं करा। तो जो मज़ीद एक्सपेंडिचर होंगे कब तक? जब तक मशीन आपके इंडस्ट्री के अंदर आकर काम ना करने लग जाए। तो उन एक्सपेंडिचर्स को भी ऐड करवाना होगा ताकि मैं सही से कॉस्ट ऑफ एयर एंड एसिड कैलकुलेट कर पाऊँ। सही है। अब ये जो अमाउंट है आपके पास, ये है आपके पास कैश प्राइस। सही है, नेट कैश प्राइस। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं ऐड करवाऊँगा कुछ एडिशनल कॉस्ट को। तो पहली एडिशनल कॉस्ट आपके पास थी क्या? पहली थी इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, यानी कि इंश्योरेंस करवाई आपने रास्ते के लिए। क्या ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है जो बार बार पे होगा? नहीं भाई, एक बार पे होगा इस एसिड के ऊपर। तो ये आपके पास होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको आप ला कर क्या करवा दें? कॉस्ट का पार्ट बना दें। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट। और इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट की जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है 10,700। सही है, 10,700। आगे थी आपके पास फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस मैंने आपको पहले बताया, फायर इंश्योरेंस नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, क्योंकि ऐसा एक्सपेंडिचर है जो बार बार पे होगा और पूरे ये समझे पूरे इंडस्ट्री के ऊपर पे होता है। अच्छा, फ्राइडेन यानी कि शिपिंग कॉस्ट टाइप की कॉस्ट है, इसको भी आपको पार्ट बनाना है क्योंकि ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इस एसेट के ऊपर सिर्फ एक बार पे होगा। फ्राइडेन कितने की थी? फ्राइडेन 5,000 की। तो फ्राइडेन को भी मैंने यहाँ पे लाकर ऐड करवा लिया 5,000 की। नेक्स्ट है आपके पास इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट को भी आपको क्या करवाना था? ऐड करवाना था, क्योंकि एक दफ़ा आपने इंस्टॉल करवा दी और ये ऐसी कॉस्ट है जो आपको मशीन को यूज़ करने के लिए लाजमी बेयर करनी है। इस वजह से हमने इसको पढ़ा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट है आपके पास 7,000 और ये आपके पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सही है। इंश्योरेंस हो गई, फायर हो गई, फ्राइडे इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई। अब आगे वाला कंप्यूटर सेल्वेज वैल्यू एक दूसरी वैल्यू, इसको हमने कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। फिर आगे लिखा है यूजफुल लाइफ। अब सारी कॉस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर निकालनी है कॉस्ट ऑफ एसिड, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो जब आप सबको आपस में कैलकुलेट करेंगे ये बन जाती है 2,70,000। अब भाई यहाँ पर ये देखें कि आपने भले से सेलर को कितने रुपीस पे करते हैं? 190,000। तो जब आप ऑनर आपसे आके पूछेंगे भाई आपको ये मशीन कितने की पड़ गई, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि 190,000 हमने सेलर को पे करें। आप तमाम एक्सपेंडिचर्स ला कर बताएंगे सर भले से हमने 190,000 वहाँ पे सेलर को पे करें, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमने इस मशीन के ऊपर बेयर करें जब तक कि ये मशीन आपके इंडस्ट्री के अंदर आकर वर्किंग कंडीशन में ना आ गई। तो जो कॉस्ट आपको इस मशीन के ऊपर पड़ गई वो कितने की? 2,07,000। कितने की हो गई? 2,07,000। ये है कॉस्ट ऑफ एन मशीन। कब की? अप्रैल 1 की 2016 के। अब ये आपके पास इंतहाई आसान सवाल था जो कि बोर्ड के एग्जाम में आया था सेक्शन सी के अंदर। अभी भाई रिक्वायरमेंट नंबर ए हुई है, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर चलेंगे, लेकिन पहले इसको कॉपी करें और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछेगा। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी ये थी सवाल की, कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन December 31 बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी कि आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये कैलकुलेट कब तक का करना है? December 31 का। अब भाई इसके ऊपर आप नज़र रखिएगा, क्या लिखा हुआ है? December 31।
अब इसके बारे में बताता हूँ कि है क्या। आगे बोला है कि दो मेथड्स के जरिए कैलकुलेट करें, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग के लिए एक रेट रिक्वायर्ड होता है, डेप्रिसिएशन रेट, और वो हमें गिवन है सवाल में कितना परसेंट है, 25%। अच्छा कितने ईयर्स का निकालना है, इसने बोला 3 ईयर्स का निकाल लो है ज़्यादा, 16, 17 और 18 का। अब सर यहाँ पर 31 दिसंबर को आपने हाईलाइट क्यों करवाया भाई? ये जो 31 दिसंबर है ना, ये बात शो कर रहा है ये आपके पास कंपनी का क्या है, ईयर एंड है। हर कंपनी का एंडिंग ईयर होता है, तो 31 दिसंबर इस कंपनी का ईयर एंड है। सर ये ईयर एंड आपने क्यों बताया? अब सुने, ये जो एक्सपेंस होते हैं ना, ये फॉर द ईयर रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा भाई 17 का एक्सपेंस आप 18 में आके रिकॉर्ड कर रहे हो, 18 का एक्सपेंस 19 में रिकॉर्ड कर रहे हो, नहीं। जो 17 का एक्सपेंस है उसको 17 के अंदर ही रिकॉर्ड करना होना है, और जो 18 का एक्सपेंस है उसको 18 के अंदर, जो 19 का एक्सपेंस है उसको 19 के अंदर। सर ये कंपनी के रेंट 31 दिसंबर का है, तो ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा भाई? ये स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी वाले दिन, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक टोटल मंथ्स बने 12 मंथ्स। अब ये बात बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाई ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना एसेट्स के ऊपर, ये मंथ्स की बेसिस के ऊपर देखना पड़ेगा, यानी कि आपके पास जो एसेट था वो कितने महीने यूज़ में रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने एसेट मिड ईयर के अंदर परचेज करा और आपने उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। इससे होगा क्या? अगर आपने फर्स्ट करें जून में परचेज करा एसेट और आपने पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करा है वो तो बिल्कुल सही चार्ज करा है, लेकिन जो बाकी के 6 महीने का तो वो उसके ऊपर क्या चार्ज कर दिया, गलत, क्योंकि वो 6 महीने एसेट आपके यूज़ के अंदर नहीं था। तो यहाँ पर इसको लाजमी देख लेगा। इस कंपनी के रेंट का फिर 31 दिसंबर सही है, कंपनी ईयर एंड से, यानी कि ये स्टार्ट कब हुआ था 1 जनवरी को। अब हर ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होते हैं, ये होते हैं आपके पास फॉर द ईयर के हिसाब से, यानी कि कितने साल ये जो एसेट था आपके पास, कितने महीने आपके इस्तेमाल में रहा, इन महीनों को देखकर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करवाएं। ये नहीं कि आपके पास एसेट 2 महीने रहा इस साल में और आपने पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करवा दिया, वो जो 10 महीने का आपने चार्ज किया इंतहाई गलत तरीके से आपने चार्ज करवाया। तो 31 दिसंबर दोबारा बोल रहा हूँ, ईयर एंड है, ईयर एंड है, सही है। हमने इस बात को हाईलाइट करना है। अब हम आगे आएंगे, सही है। एक साइड के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, इस साइड के ऊपर डिमिनिशिंग या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा। चलें, सही। अब यहाँ पे मैंने दोनों मेथड्स लिख दिए आपके सामने। एक जगह पर स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सही है। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या था फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अभी सर ये रेजिडुअल होती क्या है भाई? जो सेल्वेज वैल्यू होती है वही तो रेजिडुअल होती है, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इन अ ईयर। अच्छा, जब भी मैं डिवाइड करवाऊंगा यूजफुल लाइफ इन अ ईयर, तो ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि पूरे 12 महीने की एसेट आपके पास था। यहाँ पर है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएबल रेट। एक्यूमुलेट क्या होता है? प्रीवियस महीनों का जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको यहाँ पे लाके कॉस्ट से माइनस करवा देना है। अच्छा, ये एसेट आपके पास आया कब था? 1 जनवरी 2016 वाले दिन ये एसेट आपके पास आया था, सही है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलते हैं, पहले आए मुझे 16 का भी निकालना है, तो मैं यहाँ पे यार मेंशन करता हूँ 2016 का निकाल रहा हूँ मैं, सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स हमारे पास कितनी आई थी? 2,07,000। फिर सवाल में जो रिक्वायरमेंट नंबर ए थी उसने आपको यहाँ वहाँ पर एक बात बताई थी, और वो बात ये थी कि रेजिडुअल वैल्यू या फिर सेल्वेज वैल्यू कितनी होगी एसेट की? 10,000। तो आपको यहाँ से 10,000 माइनस करवाना है। फिर उसने ये बोला कि यूजफुल लाइफ इन ईयर आपके पास थी 5 ईयर्स, सही है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर ये करवाया तो आपके पास आंसर आएगा 39,400। अच्छा, ये जो आपके पास 39,400 आया है, ये क्या चीज़ शो कर रहा है? ये एक बात शो कर रहा है कि 2016 में अगर ये एसेट आपके पास पूरे 12 महीने यूज़ में होता
तो इसके पास जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है इसके ऊपर वो चार्ज होता है 39,400 का। अब ये बताएं क्या 16 में ये पूरे 12 महीने आपके पास था? ये पूरे 12 महीने आपके पास नहीं था, ये आपने परचेस किया था 1 अप्रैल को। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सही है। यानी कि 1 अप्रैल को आपने चार्ज यूज़ करना है तो 1 अप्रैल भी इसके अंदर आ गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए? 9 महीने। तो आपको करना ये है कि इस 12 महीने के डेप्रिसिएशन को चेंज करना है 9 महीने वाले डेप्रिसिएशन के अंदर। अब कैसे चेंज करेंगे? 39,400 को मल्टीप्लाई करेंगे। 39,400 कितने महीने के डेप्रिसिएशन को शो कर रहा है? 12 महीने को। तो अगर मैं डिवाइड करवाऊंगा और 12 से तो एक मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा, और फिर अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 9 से तो 9 महीनों का डेप्रिसिएशन आ गया। यानी कि पहले मैंने 1 मंथ के डेप्रिसिएशन के अंदर वो करवाया, कन्वर्ट करवाया, फिर मल्टीप्लाई 9 करवाया, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन हो चुका है। और ये जो डेप्रिसिएशन आया है 9 मंथ्स का वो कितना आया आपके पास? 29,550। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये 2016 का डेप्रिसिएशन है, सही। अब दोबारा देखिएगा, इस वाले डेप्रिसिएशन को हमने क्यों कंसिडर नहीं करा? क्योंकि ये एसिड आपके पास पूरे 12 महीने यूज़ में नहीं था। अगर आपने ये चार्ज किया तो इस एसिड के साथ ज्यादती कर दी आपने, पूरे 12 महीने इसके ऊपर एक्सपेंस चार्ज करके। एक्चुअल एक्सपेंस 16 में इतना होना चाहिए क्योंकि ये आपके पास सिर्फ 9 मंथ यूज़ में था, सही है। 16 के अंदर आ गया। और हमें कौन से ईयर का निकालना है? 17 और 18 का भी, सही है। 17 का भी कैलकुलेट कर लेते हैं हाथ के हाथ। फार्मूला भी सेम है स्ट्रेट लाइन के अंदर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कॉस्ट का कुछ नहीं होगा, कॉस्ट भी सेम रहेगी, सेल्वेज वैल्यू भी आपके पास सेम रही, ये भी सेम रही आपके पास। जैसे आपने डिवाइड करा 39,400। अब क्या भाई 2017 में ये एसिड आपके पास पूरे 12 महीने था, पूरे 12 महीने था। इस वजह से हम याले डेप्रिसिएशन को 17 के अंदर कंसीडर करवाएंगे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, इसको स्ट्रेट लाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर अगर मंथ्स का डिफरेंस नहीं है तो ये जो एक्सपेंस है आपके पास हर साल क्या रहेगा? सेम रहेगा, सही है। अब ये हो गया 16 का, हो गया 17 का, हो गया। अब हम आते हैं 18 के ऊपर। तो सर क्या 18 में भी सेम डेप्रिसिएशन निकलेगा? जी, 18 में भी सेम निकलेगा क्योंकि 18 में भी पूरे 12 मंथ ये आपके पास यूज में था। डिवाइड बाय 5, तो ये आ चुका है आपके पास 39,400, सही है सर। 16, 17, 18 ये उनके स्ट्रेट लाइन के जरिए डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करना। अब नेक्स्ट मेथड था आपके पास रिड्यूसिंग, यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। से इसका फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। अब यहाँ पर 2016 का मैं कैलकुलेट करूँगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कॉस्ट आपके पास सेम रहेगी 2,07,000 रुपीज़, माइनस एक्यूमुलेट के ऊपर अभी डिस्कस करते हैं, और डेप्रिसिएशन रेट था आपके पास 25,000। अब ये बताएं 16 से पहले ये एसिड आपकी इस्तेमाल में था? नहीं, ये भाई ये सवाल ही बोल रहा है आपने एसिड कब परचेस करा? 1 अप्रैल 2016 में, यानी कि 15 में तो था नहीं। तो इस वजह से एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या होगा? 0। एक्यूमुलेट का मतलब होता है प्रीवियस ईयर्स के डेप्रिसिएशन जितना भी एक्सपेंस है इस एसिड के ऊपर डेप्रिसिएशन के वाले से। तो जब ये एसिड था ही नहीं, इस वजह से इसके एक्यूमुलेट भी नहीं होगा, इस वजह से मैंने 0 यूज़ करा। अब जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो यहाँ पर आपके पास अमाउंट आएगी 5,1750। अब ये बताएं, ये जो 25% ये फॉर द ईयर का है, रेट जो है फॉर द ईयर का है। अब ये जो आपके पास एक्सपेंस है ये भी पूरे ईयर का है, मतलब पूरे 12 महीनों का है। क्या ये एसिड आपके पास पूरे 12 महीने इस्तेमाल में था? नहीं, ये एसिड आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ इस्तेमाल में था। मतलब इसको भी मुझे 9 मंथ के अंदर आकर क्या करना है? चेंज करना है। तो मैं एक काम करूँगा, मल्टीप्लाई करवाऊँगा 9 से और डिवाइड करवाऊँगा 12 से। जैसे मैं मल्टीप्लाई 9 करवाऊँगा डिवाइड बाई 12 करवाऊँगा तो आंसर आ गया 38813। तो ये हो गया आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब 16 का हो गया
अब हम 17 के ऊपर आएंगे। सही, अब हम लोग 17 के ऊपर आते हैं। 17 के अंदर किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट सैमरी 2,07,000। सही, अब यहाँ पर जो एक्यूमुलेट होगा यानी कि 17 से पहले क्या ये एसिड आपके इस्तेमाल में था 16 में था, और 16 का जो आपने डेप्रिसिएशन निकाला वो निकाला आपने 38,813 यानी कि 3813। तो हमने क्या करना है 38,813 को माइनस करना है और मल्टीप्लाई करवा देना है 25% के साथ। सही है, तो जब मैं 2,07,000 को माइनस करवाऊंगा 38,813 के साथ तो आपके पास आया 168187। सही है, इसको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया 25% के साथ, तो जो आंसर आया आपके पास वो आंसर आया आपके पास 42046.75। सही है, तो ये हो गया आपके पास 17 का डेप्रिसिएशन 16 17। अब बोलेंगे सर यहाँ पे एक बात बताएं, आपने रिड्यूसिंग का बोला था जब आप मेथड्स पढ़ा रहे थे, आपने बोला था भाई यहाँ पर जो एक्सपेंस होगा वो क्या होगा डिक्रीज होगा, यहाँ पे तो बढ़ गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये 38,813 कितने महीनों का डेप्रिसिएशन है? कितने का? 9 मंथ्स का। और ये कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन है? 12 मंथ्स का। तो 9 मंथ्स का कम होगा, 12 मंथ का ज़्यादा होगा। हाँ, अब इसको 9th मंथ के अंदर आके कन्वर्ट करें, ये लाजमी कम होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 42046.75 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9। जब आप मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो ये आएगा 31535, यानी कि 31535 प्रीवियस ईयर से क्या है कम है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे तो ये अभी भी क्या है कम है। यहाँ पे ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि 12 महीनों का है और ये 9 मंथ्स का। सही है, 16 का हो गया, 17 का हो गया। अब मज़ेदार सी बात ये, जब आप 18 में आएंगे रिड्यूसिंग में, सही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल्स टू 2,07,000 माइनस एक्यूमुलेट में बताता हूँ क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 25%। सही है, अब यहाँ पे एक्यूमुलेट क्या होगा? देखिए एक्यूमुलेट का मतलब मैंने आपको बताया कि इस जिस ईयर का आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे जितने भी प्रीवियस ईयर के डेप्रिसिएशन इस एसिड के ऊपर चार्ज हो, उन सबको आपस में लाकर क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो यहाँ पर ये एसिड आपके पास 16 में भी डेप्रिसिएट हुआ था और 18 में भी थी, मतलब इसका एक्यूमुलेट कैसे निकलेगा, इसको और इसको आपस में क्या करके प्लस करके। तो यहाँ पर सेम काम करेंगे, 38,813 प्लस करवाएंगे 42046.75 के अंदर, तो ये आ गया आपके पास 80,859.75। सही है, 2,07,000 माइनस 80859.75, तो आपके पास आया 126140.25। इसको आपको मल्टीप्लाई करवा देना है 25% के साथ। तो जो आपके पास डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 31535.0625। तो ये हो गया आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2018 का। अब सर यहाँ पे एक बात आप ये बताएं कि अगर हम जब स्ट्रेट लाइंस के मेथड के थ्रू निकाल रहे हैं तो हर साल के डेप्रिसिएशन में देख रहा हूँ 16 में ये आ रहा है, रिड्यूसिंग में आ रहा है, 17 में आ रहा है, यानी कि चेंज डेप्रिसिएशन आ रहे हैं। भाई एक्सपेंस तो चेंज होंगे लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सेम पड़ेगा। क्यों सेम पड़ेगा? हर साल अगर ये ऐसे हिसाब से डेप्रिसिएट हो तो 5 सालों के अंदर पूरा फुली डेप्रिसिएट हो जाएगा, और अगर इस तरीके से होगा तो जब भी फुली क्या होगा, डेप्रिसिएट होगा। ये आपको मेथड सीखने हैं। अगर इसके अंदर कोई सवाल पूछना है तो लाजमी कमेंट्स में आकर मुझसे पूछें सवाल, सिर्फ मेथड से याद करने, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। और यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो भी हम एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन हो या फिर डिमिनिशिंग हो, तो फॉर द ईयर आता है। सही है, और अगर आपके पास एसेट 12 मंथ्स में नहीं है, यानी कि आपने एसेट को यूज़ करा है उस साल सिर्फ 6 महीने के लिए, तो आपको डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करना है, सिर्फ
6 महीनों के हिसाब से, ना कि 12 मंथ्स के हिसाब से। तो यहाँ पर काम की बात सिर्फ और सिर्फ ये थी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दोबारा मिलते हैं एक अच्छे सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग इसको समझें और पूछें सवाल। थैंक यू। और भाई अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर करें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।